दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पहले वीडियो के बाद में मैं आप लोगों को कंप्यूटर्स के बारे में बताया था, जिसमें कि कंप्यूटर साक्षरता को लेकर, जैसे कि कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई और कंप्यूटर शुरुआत में कैसा था, उसकी पहली पीढ़ी कैसी थी, दूसरी पीढ़ी कैसी थी, तीसरी पीढ़ी कैसी थी और चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी जो हम लोग यूज कर रहे हैं। ये कंप्यूटर कैसे आया, कैसे बना, इसमें क्या क्या दिक्कतें थी, कैसे कैसे कितना विद्युत खर्च होता था, ये सारी चीजें मैं पहले वीडियो में मैंने बताया था। आज मैं आपको जीके के बारे में बताऊंगा, जो कि पहले शुरुआत ही आपका इतिहास के सिंधु सभ्यता और यानी हड़प्पा सभ्यता से होगा। दोस्तों, इतना ध्यान रखना, ये जितना मैं आज बता रहा हूं, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कि इससे क्वेश्चन ना आए, और ये मेरी गारंटी है। किसी भी एग्जाम में आप लोग अगर अपीयर होते हो, बैठते हो, तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं आएगा, ये मेरा एकदम दावा है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता हमारी कहां से खोज हुई, कैसे हुई, इसकी शुरुआत कहां से हुई। सब लोग यही कह देते हैं कि ये सबसे पहले पहल केवल मोहनजोदड़ो को पता चला था, ऐसा नहीं था है। सबसे पहले हमें हड़प्पा का पता चला था, हड़प्पा नामक नगर का पता चला था। आप देखते हैं आगे, ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम 1921 में पाकिस्तान के साहिवाल जिले के हड़प्पा नामक स्थान में इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई। सबसे पहले कहां पे जानकारी प्राप्त हुई थी? पाकिस्तान के साहिवाल जिले के हड़प्पा नामक स्थान पर प्राप्त हुई थी। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जानकारी पाकिस्तान में प्राप्त हुई थी। ये याद रखिएगा, एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो अगला आगे अब देखते हैं कैसे कैसे इसका प्रोसेस हुआ, क्या क्या हुआ। तो उसके बाद सन 1922 ईस्वी में जब मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों का पता चला, तब यह मानकर कि सिंधु घाटी के इर्द गिर्द ही इस सभ्यता का विस्तार हुआ है। ये पता कैसे चला था? क्योंकि उस समय राय बहादुर शाही, राखाल दास बनर्जी आदि लोग मिलकर जब पाकिस्तान में साहिवाल जिले में पहला सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मिला, तो उसके बाद अगल बगल वो लोग देखना चालू किए। जहां पता चला कि नहीं, गुजरात के पास में भी मोहनजोदड़ो में जो कि वहां भी प्राप्त हुआ, वहां भी हमें उत्खनन से पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता यहां तक विस्तारित थी। परंतु यह नाम इस सभ्यता के सही भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अपर्याप्त है, क्योंकि इसका उपयुक्त नाम हड़प्पा ही है। क्योंकि किसी लुप्त सभ्यता का नामकरण प्रायः उस सभ्यता के नाम के ऊपर कर दिया जाता है जहां सबसे पहले इस सभ्यता से संबंधित सामग्री मिलती है, ठीक है। अब इसका नाम क्यों हड़प्पा पड़ा? उसका कारण यह है, सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हमें उसके सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए थे।
वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग मील है। कितना है? 12,99,600 मील। याद रखिएगा, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग मील है। अब इसका विस्तार हम लोग जान लेते हैं। देखिए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और देखते जाइए, ठीक है। इसका विस्तार पश्चिम में सुतकेंडोर से के मक्सन तट से सुतगेंडोर, इसका शुद्ध नाम है सुतगेंडोर के मकरान तट से पूर्व में आलमगीरपुर यानी कि मेरठ जहां के हस्तिनापुर के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कुरुक्षेत्र का मैदान वहीं से शुरू होता है, एवं उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर, वहां पे बुरजहोम नामक स्थान पे, जहां पे कि आज का जैसे अंडरग्राउंड घर मिलते हैं, तो वहां उस समय ही अंडरग्राउंड घर वहां पे बनाए जाते थे, और से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक था। सबसे उत्तर में गुमला एवं सबसे दक्षिण में सूरत जिले का हलवाना इसमें सम्मिलित है। सिंध घाटी सभ्यता में सबसे उत्तर वाला जो भाग है, या सबसे सुदूर उत्तर जो है सिंध घाटी सभ्यता का, वो है गुमला, और सबसे दक्षिण जो है वो गुजरात का सूरत जिले के हलवाना नामक स्थान सम्मिलित है। अब हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग जान लेते हैं, कितनी पुरानी है, कब की है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। इसके समकालीन सभ्यता जो थी मेसोपोटामिया थी, और तमाम सभ्यताएं थी, और ये सभ्यता जो है लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है। इसके काल निर्धारण में विद्वानों में, इतिहासकारों में मतभेद है, ठीक है, लेकिन जो सर्वसम्मत है वो लगभग 1700 से 2500 ईसा पूर्व का है। कुछ लोग 3300 ईसा पूर्व तक मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। कैसा था भाई? पहला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। क्यों नाम दिया विद्वानों ने? क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं, पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनमाली, रंगपुर और प्रतापगढ़, इलाहाबाद के प्रयागराज के पास में जो जिला है प्रतापगढ़, वहां के कोरडेहवा में भी कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं हड़प्पा कालीन, ठीक है, कि अवशेष मिले जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। इसका विकास सिंधु घग्गर, और घग्गर का दूसरा नाम हकड़ा है, प्राचीन सरस्वती, यानी कि सिंधु घाटी, इसका विकास सिंधु और घग्गर, हकड़ा यानी प्राचीन में हकड़ा या घग्गर नदी का नाम सरस्वती था, के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। जैसा कि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि
हड़प्पा कालीन या सिंधु कालीन, सिंधु सभ्यता कालीन मुख्य केंद्र कौन कौन से थे या इन निम्नलिखित में से कौन है? तो उसमें मोहनजोदड़ो का नाम रहेगा, वो भी हो सकता है, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, ठीक आदि। अब ये क्वेश्चन जो अक्सर अब एग्जाम में आना शुरू हो गया है और आएगा। 3 दिसंबर यानी दिसंबर 2014 में वर्धाना को अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? भिरदाना है। इसको देखिए, सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? ये देखिए, भिरदाना माना गया। सिंधु घाटी सभ्यता का ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। कारण कुछ प्राकृतिक आपदा आई होगी, या जैसे आजकल आता है आंधी तूफान भूकंप, उस समय भी आता होगा, जिसके कारण ये सभ्यताएं विकसित हुई थी, बनी थी, बिगड़ी थी, नष्ट हुई थी। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। ठीक। हड़प्पा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर प्रथम बार इस सभ्यता के साक्ष्य मिले थे और सिंधु नदी के किनारे ये तमाम अलग अलग जगहों पे ये साक्ष्य प्राप्त हुए इस प्रकार के नगर के, हड़प्पा के जैसे, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है, यानी कि इस सभ्यता में प्रथम बार, इससे पहले और किसी सभ्यता में नगरों की चर्चा या नगरों के बारे में जानकारी कम ही मिलती है, इसलिए इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। और यहाँ तांबे के मूर्ति भी, तांबे के बर्तन मिलते थे, यानी कि ताम्र सभ्यता से भी ये संबंधित है, यानी कि ताम्रयुगीन सभ्यता ही थी। लेकिन प्रथम बार कांसे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। लेकिन सभ्यता कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें से 924 केंद्र भारत में हैं। कितने केंद्र खोजे जा चुके हैं अब तक? 1400। और भारत में कितने केंद्र हैं? 924। और 80% स्थल सरस्वती यानी कि घग्गर नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं या उनकी सहायक नदियों के किनारे या आसपास प्राप्त हुए हैं। अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। ठीक है, यानी कि जितने भी जगह मिले हैं उसमें मात्र 3% केवल और केवल 3% भागों का उत्खनन हो पाया है। इसलिए जितनी जानकारी मिली है उसी के अनुसार प्राप्त हुई है। ठीक है, अब आगे हम आते हैं, अगला टॉपिक है हमारा। तब तक आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कारण कि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी जिसके कारण आप किसी भी एग्जाम में, जैसे बैंक में जो जीएस पूछता है, एसएससी का जीएस, रेलवे का, और इस समय लेखपाल और वीडियो की आगामी वैकेंसी के लिए ये एकदम जान लीजिए इससे बाहर का आ ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। और जो इसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ऑनलाइन क्विज टाइप में, उसको अगर पढ़ लिए तो 100% वहीं से क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकते। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। बेल का आइकन दबाने से क्या होगा कि आप लोगों को
जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा नहीं, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब हम आते हैं सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों की स्थिति तथा परिचय। सिंधु सभ्यता के यानी सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल थे? पहला सिंधु। सिंधु जो था वहां पे कौन कौन से स्थल थे, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, कैसे हुई, ये सारी चीजें मैं आपको अब चल रहा हूं बताने। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित सिंधु सभ्यता का के एक केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसका नाम क्यों पड़ा? मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। तो मृतकों के टीला यानी मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने उस समय की, जब वे एक बौद्ध स्तूप का वहां पर उत्खनन करवा रहे थे। यानी कि राखाल दास बनर्जी एक बौद्ध स्तूप का उत्खनन करवा रहे थे। उसके पश्चात वहां पर इनको मोहनजोदड़ो नामक स्थान यानी कि वहां पर मृतकों का टीला प्राप्त हुआ। मार्शल के नेतृत्व में, सर मार्शल उनके नेतृत्व में 1922 से 1923 तक यहां पुनः खुदाई कराई गई और खुदाई के पश्चात यहां नगर निर्माण के चरण प्राप्त हुए। कैसे कैसे नगर निर्माण हुआ है? 1950 में सर मार्टिनर व्हीलर ने पुनः यहां खुदाई कराई और उसके बाद सन 1966 और 1964 में भी अमेरिका के पुरातत्वविद डेल्स ने पुनः यहां उत्खनन करवाया। इन उत्खननों का मुख्य उद्देश्य ये था कि इन उत्खनन से हमें वहां के जो साक्ष्य मिले थे, कैसी वहां की सभ्यता थी, क्या वहां के लोग खाते थे, पहनते थे, कैसे रहते थे, इसकी जानकारी के लिए लोग उत्खनन कराते थे। ठीक है। अब ये क्वेश्चंस भी पूछ सकता है कि भाई 1964 या 1966 में मोहनजोदड़ो में कौन खुदाई करवाया था? तो अमेरिका के पुरातत्वविद डेल्स ने करवाया था। कौन करवाया था? अमेरिका के पुरातत्वविद डेल्स ने। क्वेश्चन और बन सकता है कि दोबारा 1922 में कौन खुदाई शुरू करवाया? तो सर जॉर्ज मार्शल ने करवाया था। और 1950 में कौन खुदाई करवाया था मोहनजोदड़ो की? तो यहां होगा सर मार्टिनर व्हीलर ने। तो ये चीजें, ये क्वेश्चंस हैं आपके बन रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा और आप लोग विशेष तरीके से इसको सुनते जाइए। केवल सुन लीजिए, आप किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल आप लीड लगाइए, सुन लीजिए बस, या देख के ही कर लीजिए। अगर आप इसको एक बार सुन लिए तो हमारे ख्याल से, देखिए जब कोई चीज पढ़ा जाता है तो वहां पर आपको याद करने की क्षमता पढ़ने पे 25 से 30% होती है, सुनने से यही क्षमता जस्ट डबल हो जाती है 50 से 60%। तो इसलिए आप लोगों को सुनना ज्यादा आसान है और इसमें कोई ऐसा टॉपिक है नहीं है जो नहीं मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, और ये तो टीटी के लिए एकदम रामबाण है, टेट वालों के लिए तो कुछ पूछिए ही मत, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकते और मैं ऐसे छोटे छोटे में बना दूंगा। ये जान लीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा 20-25 घंटे का टोटल वीडियो बनेगा, उसमें पूरा जीएस खत्म कर दूंगा, जिससे आप इसके बाहर से नहीं आ सकता। अगला स्थल था सिंधु में कोट दीजी। कोट दीजी की खोज कब हुई थी? 1935 में धुर्रो ने, एक पुरातत्ववेत्ता थे धुर्रो ने इस स्थल से कुछ बर्तन इत्यादि प्राप्त किए थे। यानी कि सबसे पहले धुर्रो ने 1935 में कुछ बर्तन प्राप्त किए थे जो संग्रहालय में रखे गए हैं। 1955 से 57 के बीच में फजल अहमद ने इस स्थल का उत्खनन करवाया और यहां पर सिंधु सभ्यता के नीचे एक और संस्कृति के अवशेष मिले। मतलब कि जब दोबारा 1955 से 1957 के बीच में फजल अहमद जी ने
कोट यहाँ कोटदीजी पे उत्खनन करवाया तो एक उन्हें नई सभ्यता प्राप्त हुई और वो सभ्यता कोटदीजी संस्कृत से मिलती थी, इसीलिए इसको कोटदीजी कहा गया। ये बातें क्लियर हुई कि जब फजल अहमद ने 1955 से 1957 के बीच में उत्खनन करवाया तो वहां एक नई संस्कृति देखने को मिली, उस संस्कृति को कोटदीजी कहा जाता है। इसी कारण यहां इस स्थल का नाम भी कोटदीजी पड़ गया। ठीक, यहां सिंधु सभ्यता से संबंधित बाणाग्न मिले हैं। बाणाग्न मतलब एक प्रकार का अस्त्र होता था, क्या होता था, जिससे कि युद्ध करते थे सब वहां पे। ठीक है, यहां मकान कच्ची ईंटों के बने हैं, मतलब कहां पे, कोटदीजी में मकान कच्ची ईंटों के भी बने हैं। यानी प्रश्न आएगा क्या सिंधु सभ्यता में कच्ची ईंटों के भी घर बनाए जाते थे? तो हाँ, बनाए जाते थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, बने हैं, परंतु नीचे पत्थरों का प्रयोग हुआ है। मतलब जो नींव भरी जाती है वो कैसे भरी गई है? पत्थरों से। क्लियर? ठीक है, अब चौहंदों के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। चौहंदो यह स्थल मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 128.75 किलोमीटर यानी कि 130 किलोमीटर मान लीजिए पूरा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां एक ही गढ़ी प्राप्त है। क्या है? गढ़ी मतलब एक ही स्थान प्राप्त है। गढ़ी मतलब एक प्रकार से गांव प्राप्त है। नमी गोपाल मजूमदार ने इस स्थल को 1931 ईस्वी में ढूंढा था। कौन इसको ढूंढा था? चौहंदड़ों को नमी गोपाल मजूमदार। इसको याद रखिएगा, मान लीजिए एग्जाम में आ सकता है। जब मैं बताता रहूं तो अच्छा तो ये होगा कि आप कान में लीड लगा लीजिए और कॉपी कलम लेके बैठे रहिए। तो मैं जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताऊंगा आप नोट करते जाओ, आपके लिए बार बार थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करने में मत चूकिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। जो अपने दोस्तों हैं उनको भी दे दीजिए, उनको फायदा हो जाएगा। और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए, पूर्वा मैके ने 1935 ईस्वी में इस स्थल का उत्खनन करवाया और चौहंदड़ों में सिंधु सभ्यता के पूर्व की संस्कृतियों, यानी चौहंदड़ों में सिंधु सभ्यता के पहले की भी संस्कृतियां प्राप्त हुई है, जिन्हें झूकर एवं झांगर संस्कृति कहा जाता है। और उसके झूंगर और झूकर एवं झांगर संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, झूकर एवं झांगर संस्कृति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो चौहंदड़ों से प्राप्त हुए हैं। क्लियर? अब पंजाब में कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं? पंजाब में हड़प्पा। ये पंजाब कहां? पंजाब पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। तो पंजाब प्रांत यानी कि पाकिस्तान वाले पंजाब में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। हड़प्पा कहां है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में। और कहां पे है? रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। सन 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वस्त ने इस स्थल का अन्वेषण किया। यानी कि हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वस्त ने। किसने किया? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज किया। वैसे इनके पूर्व भी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन एवं 1853 ईस्वी एवं 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने हड़प्पा के टीले एवं इसके पुरातात्विक महत्व का लिखित उल्लेख किया था। मतलब कि हड़प्पा के टीले मतलब वहां पे जैसे आप भीटा देखते हैं, आप पहाड़ नुमा हो जाता है, ऊंचा लग जाता है, इस तरीके का था, जिसका उल्लेख चार्ल्स मैसन ने
एवं जनरल कनिंघम ने किया था। 1946 ईस्वी में व्हीलर के निर्देशन में यहां उत्खनन हुआ। किसके निर्देशन में? व्हीलर के निर्देशन में यहां उत्खनन हुआ। अनुमानतः हड़प्पा का प्राचीन नगर मूल रूप में 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बसा था। अनुमानतः यानी कि हड़प्पा कितनी किलोमीटर में बसा था? 5 किलोमीटर में हड़प्पा नगर बसा हुआ था। अब बात करते हैं किसके? रोपड़ की। किसकी बात करते हैं? रोपड़ की। रोपड़ कहां है? रोपड़ पंजाब में शिवालिक पहाड़ी की उपत्यका में स्थित है। उपत्यका मतलब उसकी तलहटी में, ठीक है, शिवालिक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इस स्थल की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में 1955 से 1956 तक हुई। यानी कि रोपड़ की खोज किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। उन्हीं के देखरेख में 1955 से 1956 ईस्वी तक खुदाई हुई। रोपड़ में सिंधु सभ्यता के अतिरिक्त 5 अन्य सिंधु उत्तर संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। रोपड़ में सिंधु सभ्यता संस्कृति की तो मिली है, इसके अलावा भी 5 अन्य संस्कृतियां प्राप्त हुई हैं। इसके अवशेष रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। यहां से कांचली, मिट्टी एवं अन्य पदार्थों के आभूषण, मतलब आभूषण कहां से प्राप्त होते थे? रोपड़ से, ठीक है। ताम्र कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी उस समय थी लेकिन किसकी थी? तांबे की। 4 फलक तांबे की कुल्हाड़ी से प्राप्त हुई। एक कब्रिस्तान भी मिला है। कहां पे? रोपड़ में। रोपड़ में एक कब्रिस्तान भी मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां के लोग शव को दफनाते भी थे। बाड़ा, यह स्थल रोपड़ के पास ही स्थित है, तो रोपड़ की संस्कृति से मिलता जुलता था। संघोल, यह स्थल पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में स्थित है। संघोल कहां स्थित है? पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में। इसकी खुदाई एम.एस. तलवार एवं रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराई थी। यहां से तांबे की 2 छीनियां, कांचली, मिट्टी की चूड़ियां, बाली और मनके प्राप्त हुए हैं। मनके मतलब मनकों का प्रयोग नाप तौल के लिए किया जाता था। यहां कुछ वृत्ताकार गर्त भी मिले हैं। गर्त मतलब अंडरग्राउंड, जो अग्नि स्थल के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अग्नि स्थल उस समय वेदी जिसको कहते हैं, वेदी संघोल से भी प्राप्त हुई है। और गर्त यानी कि वह गड्ढे टाइप में, ठीक है। और मनके भी प्राप्त हुए हैं संघोल से। क्लियर? अब हरियाणा में कौन कौन से स्थान प्राप्त हुए भाई? हरियाणा में राखीगढ़ी। कौन सा स्थान मिला? राखीगढ़ी। हरियाणा प्रांत के जिंद जिले में कई क्वेश्चन पूछ लेता है कि राखीगढ़ी किस जिले में स्थित है, तो जिंद जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। कौन किया था? राखीगढ़ी खोज सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। देखिए, मैं फिर एक बार कहूंगा आप लोगों से कि अगर आप लोगों को केवल सुन रहे हैं तो ठीक है, सुन के ही 1-2-3 बार में याद हो जाएगा। नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो कॉपी कलम ले लीजिए। जो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं, आसान इंपॉर्टेंट जो बोल रहा हूं, उसको नोट करते जाइए, आपके लिए ज्यादा आसान होगा। कॉपी कलम ले लीजिए। और साथ ही साथ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। बेल के आइकन को दबा दीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कहां से? राखीगढ़ी। मतलब राखीगढ़ी से भी सिंध के पहले की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से तांबे के उपकरण एवं सिंधु लिपि युक्त एक लघु मुद्रा भी उपलब्ध हुई है। यानी कि सिंधु कालीन लिपि, यानी सिंधु कालीन लिपि से युक्त एक मुद्रा भी प्राप्त हुई है, ठीक है। अगला है वड़ावाली या बनमाली। बनमाली कहां पे है? हरियाणा में है, वो भी हिसार जिले में।
कहां पे है? सरस्वती नदी के किनारे, यानी घग्घर नदी के किनारे, ठीक है, जो अब सूख चुकी है, यानी बनमाली सरस्वती नदी के किनारे थी जो अब सूख चुकी है, ठीक है, और इसकी घाटी में स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973-74 में यहां उत्खनन करवाया। क्या किया? कौन करवाया बनमाली की खोज? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कब? 1973 और 74 में, ठीक है। और यहां से प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियों में तांबे के वाड़ाग्र यानी तीर जैसे नुकीले तांबे के चीज, संभवतः उसका प्रयोग शिकार करने में या युद्ध के लिए किया जाता होगा। उस तरह मतलब छुरा, जिससे दाढ़ी उड़ी बनाई जाती है, ठीक है, बाल बनाया जाता है। मनके मतलब बाट माप के लिए है, तोलने के लिए। पशु और मानव मूर्ति यानी पशु की मूर्ति और मानव की मूर्ति, मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई। बाट बटखरे यानी कि वहां तोलने के बाट और बटखरे भी प्राप्त हुए हैं। मिट्टी की गोलियां, हमें लगता है कंचे जिसको कहते हैं ना, कंचे जो गोली खिल जाती है, वैसे वैसे मिले भी हैं वहां पे भी। सिंधु लिपि के अंकित लेख वाली मुद्रा, मतलब सिंधु लिपि यानी सिंधु का उस समय जो भाषा थी, जो सभ्यता थी, उस समय की लेख वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। अगला स्थान हरियाणा में प्राप्त हुआ है मित्ताथल, हरियाणा प्रदेश में भिवानी जिले में। कहां प्राप्त हुआ है? भिवानी जिले में स्थित स्थल है। इसका उत्खनन, मित्ताथल का उत्खनन 1968 में सूरजभान जी ने करवाया था, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए अब राजस्थान में अगला प्रदेश है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग, लाइक कर दीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। अगला है आपका कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा कहां पे है? कालीबंगा हमारे भारत के राजस्थान प्रांत के गंगानगर जिले में। कहां स्थित है? गंगानगर जिले में स्थित है, जो कि घग्घर यानी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यहां पर सिंधु सभ्यता के साथ साथ सिंधु के पहले की सभ्यता के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1961 में ब्रजवासी लाल एवं बाल कृष्ण थापड़ के निर्देशन में, किसके निर्देशन में? ब्रजवासी लाल और बाल कृष्ण थापड़। फिर एक बार नाम सुन लीजिए, ब्रजवासी लाल एवं बाल कृष्ण थापड़ के निर्देशन में सन 1961, कब? सन 1961 में कालीबंगा की खुदाई संपन्न हुई, यानी कि 1961 में कालीबंगा की खुदाई कंप्लीट हुई, ठीक है। यानी कि कालीबंगा को खोज कौन किया? ब्रजवासी लाल एवं बालकृष्ण थापड़ ने। क्लियर? इसके बाद यहां खुदाई में 2 टीले मिले हैं, दोनों टीलों की सुरक्षा दीवारें से घिरे हैं। मतलब यहां 2 टीले मिले हैं जो कि सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए हैं। अब अगला स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है और हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यहां से हस्तिनापुर के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, महाभारत कालीन साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। आगे मैं उसका चर्चा करूंगा, ठीक। गुजरात में कौन कौन से स्थान मिले हैं? 3 स्थान मिले हैं। कौन कौन? रंगपुर, लोथल और सूरकोतड़ा, ठीक है। तो रंगपुर कहां है? यह मादर नदी के तट पर स्थित है। कहां पे स्थित है? मादर नदी के तट पर स्थित है रंगपुर। और यहां पे माधो स्वरूप वत्स ने 1931 से 34 के बीच में तथा रंगनाथ राव ने 1953 से 54 में यहां उत्खनन करवाया था। यानी 2 लोगों ने यहां उत्खनन करवाया था, एक तो माधो स्वरूप वत्स ने, दूसरे रंगनाथ राव ने, ठीक। क्लियर? कब करवाया था उत्खनन? माधो स्वरूप वत्स ने 1931 से 1934 के बीच में और रंगनाथ राव ने 1953-54 में उत्खनन करवाया था। अगला है लोथल। यह काठियावाड़ जिले में स्थित है। लोथल कहां स्थित है? काठियावाड़ जिले में
स्थित है। कहाँ काठियावाड़? गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। यहाँ पर एक गोदी मिली हुई है। गोदी, गोदी का मतलब समुद्र का किनारा, यानी नाव, जहां डेकयार्ड, जहां नाव खड़ी होती है। मोदी जी मत समझ लीजिएगा गोदी या गोदी मीडिया मत समझ लीजिए। गोदी का मतलब होता है कि जहां डेकयार्ड, जहां नाव और शिप खड़े होने का स्थान होते हैं। इसलिए गोदी कहाँ मिली है? लोथल में। लोथल बंदरगाह था, यानी कि वहां पे समुद्री जहाज मिलना आम बात था। ठीक है, तो गोदी कहाँ मिली है? जो समुद्री आवागमन तथा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। यहां मनकों का एक कारखाना मिला है। मनकों का कारखाना कहाँ मिला है? लोथल में। ठीक है, और हाथी के दांत भी मिले हैं। हाथी के दांत कहाँ प्राप्त हुए हैं? लोथल में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है सब। सुरकोतला, सुरकोतला कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोतला की खोज श्री गजपत जोशी ने सन 1964 ईस्वी में किया। सुरकोतला की खोज किसने किया? गजपत जोशी ने। किसने किया सुरकोतला की खोज? गजपत जोशी ने। कब किया? 1964 में। यानी कि सुरकोतला की खोज गजपत जोशी ने 1964 ईस्वी में की। एकदम क्लियर है आप लोग? अब इसके बाद यहां सिंधु सभ्यता के बर्तनों के साथ ही साथ यहां पे सिंधु सभ्यता के बर्तनों के साथ साथ एक नई तरह का लाल भांड भी मिला हुआ है। मतलब लाल भांड मतलब लाल, एक लाल का तरीके का लाल रंग का एक बर्तन मिला है। ठीक है, नया बर्तन, नए तरीके का, जो कि सिंधु सभ्यता से कुछ अलग था। ठीक है, यहां समाधान के उदाहरण मुख्यतः अस्थि कलशों के रूप में मिले हैं। मतलब कि वहां पे समाधान मतलब कि शवों को जलाने के साक्ष्य मिले हैं। उनके कलशों में उनकी अस्थियों को भर भर के रखा गया, यानी कि जलाने के बाद जो राख मिली है। ठीक, बड़ी चट्टान से ढकी एक कब्र भी मिली है। यहाँ पे एक कब्र भी मिली है जो बड़ी चट्टान से ढकी है। यहाँ घोड़े की अस्थियां यानी हड्डियां भी मिली हैं, यानी उसमें घोड़े भी रहते थे। घोड़े की हड्डियां कहां से मिली है? सुरकोतला से। कहां से मिली है? सुरकोतला से। अब अगला है बलूचिस्तान। सुत के गेंडोर। बलूचिस्तान में कौन सा स्थान है? सुत के गेंडोर। सुत के गेंडोर। इसका पता सन 1927 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स ने लगाया था तथा सन 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स ने इसका पुरात्वेषण किया, यानी कि दोबारा इसको खोजा। और यह स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित है। कहां स्थित है? दास्क नदी के किनारे स्थित है। यहां एक बंदरगाह, मतलब कि सुत के गेंडोर में एक क्या था? बंदरगाह भी था। दुर्ग एवं निचले नगर की रूपरेखा मिली, यानी कि यहाँ एक दुर्ग भी था और नीचे भी नगर की एक रूपरेखा मिली। यानी दो तरीके के नगर थे, यानी कि यहाँ दो तरीके के लोग रहते थे, एक उच्च कैटेगरी के, दूसरे निम्न कैटेगरी के। ठीक है, एक बंदरगाह के रूप में संभवतः सिंधु सभ्यता फारस एवं बेबीलोन के मध्य होने वाले व्यापार में इस स्थल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। यानी कि सुत के गेंडोर ने फारस, बेबीलोन और सिंधु सभ्यता के मध्य व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। ठीक है, और यह स्थान कहां है? पाकिस्तान में है। कहां है? पाकिस्तान में। क्लियर? अगला स्थान है सोतका कोह। यह सादी कौर नदी, सोतका कोह कहां पे स्थित है? सादी कौर नदी के मुहाने पर स्थित है। यह नदी कहां पे है? पाकिस्तान में है। ठीक है, 1962 ईस्वी में इसे डेल्स ने खोजा था। यहां पर भी ऊपरी एवं निचली दो टीले मिले हैं। यह बंदरगाह न होकर समुद्र तट एवं समुद्र से दूरवर्ती भूभाग के मध्य व्यापार का केंद्र रहा होगा। यानी कि सोतका को एक जमीनी
स्थल है, यहाँ बंदरगाह नहीं था और समुद्र तट से दूर था। ठीक है। अगला है डाबरकोट, यह विंदार नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सा और कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में ही स्थित है। ठीक है। तो अब आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप लोग लाइक न किए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल के आइकन न दबाए हो अब तक तो प्रेस कर दीजिए। इससे आपको हम जानकारी देते रहेंगे। और ये आपका पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में हम आपको फिर मिलेंगे अगले दिन, जिससे कि कारण कि नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा, जो अपलोड होने में बड़ी दिक्कत करता है। इसलिए मैं इसको आज इतना ही बताऊंगा। ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट जस्ट अगले दिन मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। थैंक यू। आप लोग इसको पढ़िए, आगे बढ़िए। और एक चीज जान लीजिएगा, इसमें आप शर्म मत करिए। कारण यह है कि एक भोजपुरी में कहावत है, जेकरे लागल शरम ओकर फूटल करम। इसलिए शरमाइएगा मत। ज्ञान कहीं से भी मिले उसको आप पढ़ लीजिए, जरूरी नहीं कि हमारे पास से ही पढ़िए। अगर आपको ज्ञान मिल रहा है जिससे आपका भविष्य बन जाएगा, आप नौकरी पा जाएंगे, जरूर यहां से पढ़िए। ठीक है। इसलिए इसी के साथ धन्यवाद देखने के लिए।